जी, आज हम ऑर्डर शुरू करेंगे जी सीपीसी का। और हम स्टार्ट करेंगे ऑर्डर वन से। तो ऑर्डर वन का रूल वन कहता है कि कौन लोग हैं जो दावा कर सकते हैं। सर, हु मे जॉइन एज ए प्लेंटिफ, या प्लेंटिफ के तौर पर किन लोगों को फरीक बनाया जा सकता है बतौर प्लेंटिफ, और एक दावे में कितने प्लेंटिफ हो सकते हैं। तो उसने कोई लिमिट नहीं रखी, हाँ उसकी कंडीशन रखी हैं। तो प्लेंटिफ का उर्दू सर क्या होगा? और अगर ज्यादा प्लेंटिफ हैं तो फिर मदयान। बड़ा कॉमन सा है, बहरहाल ये भी बाज दफा मदयान। अब वो कहता है जी मदयान कितने ज्यादा हो सकते हैं? क्या 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 400 हो सकता है? यस, एब्सोल्युटली हो सकता है। अगर वो बाकी जो रिक्वायरमेंट हैं रूल्स की, ऑर्डर की, जो आगे सब्सिक्वेंट ऑर्डर हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्वालिफाई कर रहे हैं तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, कहां चल के कोर्ट को यह लगता है कि जो ट्रायल जो है वो डिले हो जाएगा, तो फिर इलेक्शन के लिए कह सकता है प्लेंटिफ को। फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्ट इलेक्शन के लिए प्लेंटिफ को कहती है कि भाई आप इलेक्ट कर लें कि आप इसके साथ चलना चाहते हैं या अलग दावा करना चाहते हैं। ठीक, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन की हम बात करते हैं, तो इसी तरह आगे रूल जो है वो बताएगा कि वो अदालत, और अगर कोई भी उसको इलेक्ट नहीं करता या उसमें आप नहीं करता किसी दावे में सेग्रीगेट होने का, अलग होने का, स्प्लिट होने का, अलहदा दावा दायर करने का, तो फिर कोर्ट खुद ऑर्डर कर सकती है कि ये लोग इस दावे में चलेंगे और ये नहीं चलेंगे। बिकॉज रीजन इज दैट कि ये नहीं है, कोई ज्वाइन नहीं कर सकते। रीजन इज कि उनकी ज्वाइनिंग की वजह से ट्रायल डिले हो जाएगा। अब सर हम देखते हैं लैंग्वेज, तो प्लीज लैंग्वेज की तरफ आइए। हु मे बी ज्वाइन एज प्लेंटिफ, के बतौर प्लेंटिफ्स कितने लोग जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का जो ऑर्डर वन रूल वन है वो यही स्पेसिफाई कर रहा है कि कितने प्लेंटिफ्स हो सकते हैं। तो यहां वो नंबर नहीं बता रहा, तादाद नहीं बता रहा, हाँ कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो बता रहा है। वो कहता है ऑल पर्सन्स, पर्सन जमा का सीगा बोल रहा है, ऑल तमाम, मे बी ज्वाइन इन वन सूट एज प्लेंटिफ in whom any right to live in respect of or arising out of the same act। अब वो कहता है किसी एक एक्ट की वजह से 100 बंदा अफेंड हो रहा है, किसी डिफेंडेंट एक के खिलाफ या ज्यादा डिफेंडेंट है, तो क्या है, एक एक्ट है, उनका एक काम है, और सीरीज ऑफ एक्ट्स। आगे देखिए सर कि अगर सीरीज ऑफ एक्ट्स की बात करता है, यानी कि एक काम उन्होंने आज किया, फिर अगले दिन किया, फिर अगले दिन कोई एग्रीमेंट किया, या एक 6 माह बाद किया, पीरियडिकली किया, तो अब वक्फे वक्फे से जो उनका काम हो रहा है उस एक्ट से 1000 बंदा अफेक्टेड है। 1000 बंदा दावा कर सकता है एज ए प्लेंटिफ्स मदयान, लेकिन कंडीशन ये है कि वो दावा जो है लंबा ना चला जाए। ऐसा डूएबल नहीं है, क्योंकि बहुत सी प्रोसीडिंग्स फिर मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सीरीज ऑफ एक्ट्स और ट्रांजैक्शन, अब वो कहता है जी कि ट्रांजैक्शन हो रही हैं या एक्ट हो रहा है। तो अगेन ये भी देख लीजिए कि यहां आर का लफ्ज और का लफ्ज इस्तेमाल करता है। एक्ट टू ट्रांजैक्शन, इट्स मीन इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। इज एलाइज टू एग्जिस्ट वेदर ज्वाइंटली, सेवरली। अब वो कहता है क्या करता है, अकेला भी कर सकता है या सब मिलके कर सकते हैं। और इन अल्टरनेटिव वेयर इफ सच पर्सन ब्रॉड सेपरेट सूट्स। अब एक अगर पर्सन अलग दावा लेके आता है, पर्सन मीन प्लेंटिव, तो जो प्लेट में ये नाम होते हैं जी मुख्तलिफ, के जो दावा दायर करता है उसे हम प्लेंटिव बोलेंगे या मदई बोलेंगे, उसे साइल कंप्लेनेंट नहीं बोलेंगे। तो चूंकि उसका एक नाम है जो लीगल पार्लेंस में है, तो वो कहता है कि अगर एक बंदा उस टाइप का दावा ले आए तो क्या होगा, एनी कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ
और फैक्ट वुड अराइज, दोनों बातें करता है जी। अब लीगल को क्वेश्चन एक हो सकता है सबका, तो फिर भी वो होगा। और समटाइम आपने ये विटनेस किया कि अगर वापडा के खिलाफ, टेपरा के खिलाफ, गैस के खिलाफ या पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ एक बंदा, दो बंदा, चार बंदा हाई कोर्ट में आता है, तो 50, 100, 200, 400 सारी पिटीशंस जो हैं वो क्लब हो जाती हैं। तो उनमें क्या होता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ एक होता है, तो जो एक ही डिसीजन आता है वो सब पे होता है। ठीक है सर। वैसे तो एक ऐसा भी है कि जजमेंट इन पर्सन, और दूसरा क्या है इसका, पर्सोनम तो आ गया, इन पर्सन, पर्सोना, और इन रैम। तो ठीक है। अब वो कहता है कि वो से भी जाएंगे हम, दोनों इस इश्यूज को देखेंगे। लेकिन इस सूरत में जब सारी रेट्स या पिटीशन या क्लेम या दावा जात जो है क्लब हो जाते हैं, उसमें क्या है, इशू ऑफ लॉ एक है, कॉमन है। और आगे कहता है क्या कॉमनैलिटी है, कि उनके फैक्ट्स भी एक है, वुड अराइज। तो अगेन यहां नंबर की बात नहीं करता, वो 5 प्लेंटिफ हैं, 10 प्लेंटिफ हैं, 20 हैं, लेकिन उनकी जो नीचे रिक्वायरमेंट्स जो रूल 1 प्रोवाइड करता है, अगर वो क्वालिफाई कर रहे हैं तो वो लोग एज ए प्लेंटिफ ज्वाइन कर सकते हैं। आगे सर रूल 2 इसका डिस्क्राइब करता है पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल। तो अब अगर रूल 2 की बात करें कि तो पहले हमने कहा कि जब ये क्या है कि कोर्ट के पास अख्तियार है कि जब ज्यादा प्लेंटिफ ज्वाइन हो जाते हैं, लीगली कुछ ऐसी खराबी भी नहीं है, वो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन सेपरेट ट्रायल का कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। किस शराइत पे, वेयर इट अपेयर्स टू द कोर्ट्स दैट एनी ज्वाइनर ऑफ प्लेंटिफ्स मे एम्बैरस। ठीक है सर, एम्बैरस फॉर क्या है आगे, डिले। तो दूसरी बात करता है कि अगर किसी ज्यादा प्लेंटिफ्स की वजह से या वन ऑफ द प्लेंटिफ की वजह से उसकी कुछ फैक्ट्स इस तरह के हैं, लीगल पॉइंट ऐसा इन्वॉल्व है, तो वो डिले हो सकता है। क्या हो सकता है, सूट द कोर्ट में पुट द प्लेंटिफ टू देयर इलेक्शन। पहली बात तो कहता है कि कोर्ट कहती है प्लेंटिफ को, भाई आप अलहदा हो जाएं, इलेक्ट कर ले खुद को कि क्या करना है, आपने अलहदा होना है। अगर वो नहीं करते और ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स, तो उनका अलहदा ट्रायल का कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि चूंकि मल्टीपल प्लेंटिफ की वजह से वो ट्रायल जो है वो डिले या एम्बैरस होने का खदशा है। और मेक सच ऑर्डर्स और मेक सच अदर ऑर्डर एज मे बी एक्सपीडियंट। तो अगेन एक्सपीडियंट के मकसद से, बैठिए सर, एक्सपीडियंस के मकसद से, एक्सीलरेट करने की मदद से, गेयर अप करने की वजह से कोर्ट ट्रायल को जल्दी एक्सपीडाइट करने की गरज से उनको स्प्लिट कर सकती है प्लेंटिफ्स को, उनको इलेक्शन का ऑप्शन दे सकती है। अगर नहीं ऑप्ट करते तो खुद भी ऑर्डर कर सकती है कि इन लोगों का ट्रायल जो सेपरेट किया जाए।